अस्सलामुअलैकुम। आप आईएमएफ से तो वाकिफ़ होंगे, पाकिस्तान और आईएमएफ का ताल्लुक भी अच्छे से जानते होंगे। आज मैं आपसे आईएमएफ की हिस्ट्री और पाकिस्तान कब से आईएमएफ के लोन्स प्रोग्राम यानी बेल आउट पैकेजेस अवेल कर रहा है उस पर बात करूँगा। दोस्तों, मैं अली रज़ा डेली रोज़ पाकिस्तान विद अली रज़ा में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आईएमएफ 1944 में वजूद में आया, इसके साथ ही वर्ल्ड बैंक वजूद में आया, पर मैं आज आईएमएफ और पाकिस्तान पर अपना टॉपिक महदूद रखूंगा। आईएमएफ को बनाने का मेन पर्पस इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, जिससे मुराद मॉनेटरी कोऑपरेशन यानी पैसों का लेन देन, फाइनेंशियल कोऑपरेशन बिटवीन टू कंट्रीज या मोर देन टू कंट्रीज था। दूसरा मकसद करेंसी एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी को देखना था। करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ करते थे, जिसमें आज आप श्रीलंका और पाकिस्तान की सिचुएशन को देख सकते हैं। ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल करना भी शामिल था। तीसरा, लिक्विडिटी की प्राइसेस को कंट्रोल करना, यानी किसी भी मुल्क के फॉरेन रिजर्व्स को कवर करना शामिल था। शुरुआत में 44 ममालिक ने मिलकर आईएमएफ को बनाया। क्या आपने कभी सोचा है कि आईएमएफ खुद पैसे कहां से लाता है लोन्स और बेल आउट पैकेजेस देने के लिए? अगर पैसों की बात करूं तो आईएमएफ फंडिंग कोटा पर चलता है, यानी मेंबर ममालिक कंट्रीब्यूशन करते हैं और पैसे इकट्ठे होते हैं। इस पूरे सिस्टम को टेक्निकल टर्म में कोटा सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। पैसे देने वाले ममालिक वोटिंग राइट्स हासिल कर लेते हैं। ये बात मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा कि यूएसए अकेला आईएमएफ को $83 बिलियन फंड करता है और आईएमएफ का टोटल फंड का 17% है, और बाकी 83% मेंबर ममालिक वोटिंग राइट्स रखते हैं, यानी यूएसए की वोटिंग राइट्स ही आईएमएफ के फैसले करते हैं। माजी में आईएमएफ की मोनोपोली को बरकरार रखने के लिए और किसी भी इदारे को बनने नहीं दिया गया। माजी में देखा जाए तो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस 1997 में हुए और एशियन कंट्रीज ने ये डिसाइड किया कि हम एक फंड कायम करते हैं जिससे कमज़ोर ममालिक की मदद की जा सकेगी। पर ऐसा करने से उस वक्त के अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने खुसूसी तौर पर थाईलैंड आमद हुई और तमाम ममालिक को वाज़े कर दिया गया कि आपको ये फ़ंड आईएमएफ के ज़ेर दस्त ही रखना होगा। और फिर बाद में फ़ंड का क़याम माजी में सिर्फ एक तारीख बनकर रह गया। अगर मैं आईएमएफ के काम करने की बात करूं तो आप सब वाकिफ़ ही होंगे कि आईएमएफ लोन देकर कंडीशंस लगा देता है, जिसमें टैक्सेस को इंक्रीज करना, गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस को कम करना, सब्सिडीज़ को हटा देना और पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी और गैस के प्राइसेस को इंक्रीज करना होता है। इसमें एक चीज़ ये शामिल करूँगा कि ये सारा प्रोसेस, कंडीशंस और लोन, इन सब की आईएमएफ फ़ी चार्ज करता है, जिसके चार्जेस लोन लेने वाला मुल्क पे करता है और अक्सर ये चार्जेस 2 बिलियन तक पहुंच जाते हैं। ये एक अजीब निज़ाम है जो फॉलो किया जाता है आईएमएफ की तरफ से। ज़रा सोचिए, कोई भी ममालिक आईएमएफ के पास सिर्फ उसी सूरत जाता है जब उसके पास पैसे ना हो खर्च करने के लिए। आईएमएफ के लोन देते वक्त ये कंडीशन लाजमी रखता है कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंस कम करे और टैक्सेस ज़्यादा लगाए, जैसा मैंने आपको बताया। यानी गवर्नमेंट सब्सिडीज़ को हटा दे, डेवलपमेंट फंड्स को कम कर दे और गैस, बिजली, पेट्रोल के प्राइसेस को बढ़ा दे। और फैक्ट एंड फिगर्स की बात करूं तो लोन लेने वाले तमाम ममालिक का लोन लेने के बाद और इन कंडीशंस को अप्लाई करने के बाद हाल बुरा ही हुआ है, जिसमें आज आप श्रीलंका, अफ्रीका के कुछ ममालिक, अर्जेंटीना और पाकिस्तान को देख सकते हैं। अब मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान 24 बार आईएमएफ से लोन ले चुका है और पहली बार 1958 अयूब खान के दौर में पाकिस्तान आईएमएफ गया और फिर 1965 और 1968 में दोबारा आईएमएफ का सहारा लेना पड़ा और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर आया। इसमें लगातार 3 साल 1972, 73 और 74 में आईएमएफ की मदद लेनी पड़ी और कुछ साल गुजारने के बाद 1977 में दोबारा आईएमएफ के पास जाना पड़ा और फिर ज़ियाउल हक के दौर में 1980 और 1981 में दोबारा आईएमएफ की मदद हमें लेनी पड़ी और 1988 से 1977 तक हमें इन 9 सालों में 8 बार आईएमएफ की मदद लेनी पड़ी। ये दौरे हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के थे। फिर मैं 99 का जिक्र करूं तो परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था और मुशर्रफ साहब को 2 बार आईएमएफ की मदद लेनी पड़ी। हालांकि मुशर्रफ साहब ऐसे लोन्स और फंड्स के सख्त खिलाफ थे और आईएमएफ जाना मजबूरी थी, पर मुशर्रफ साहब ने सबसे कम इंटरेस्ट रेट पर लोन लिए। खैर, 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा बेल आउट पैकेज लिया और 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने
मुल्क की तारीख का दूसरा बड़ा बेल आउट पैकेज लिया। इसके बाद पीटीआई हुकूमत ने अपने 54 मंथ्स की हुकूमत में 49 बिलियंस के लोन लिए, जिसमें से ज्यादातर हिस्सा पिछला लोन उतारने के लिए इस्तेमाल हुआ। और ये सिर्फ पीटीआई की हुकूमत ने नहीं, माजी की हर हुकूमत ने किया। और दोस्तों, इस कंडीशन को डेब्ट ट्रैप कहा जाता है, यानी पुराना कर्ज उतारने के लिए मजीद कर्जा लिया जाना। अगर मैं टोटल लोन्स का ब्रेक डाउन करूं तो टोटल लोन में से 47% लोन्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिए और 35% लोन की जिम्मेदारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पर है और 18% लोन मिलिट्री डिक्टेटर्स यानी फौजी हुकूमतों ने लिए। और 2016 से 2022 तक पाकिस्तान का डेट 200% इंक्रीज हुआ और एक्सपोर्ट सिर्फ 3% इंक्रीज हुए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा आखिर क्यों हमारे कर्जे बढ़ते जा रहे हैं और हमारी हालत दिन से दिन खराब होती जा रही है? अगर आप भी इन मौजू पर थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो आप इनके रूट कॉजेज को खुद ही समझ लेंगे, जिनमें रुपए की कीमत मुसलसल गिरना, एनर्जी क्राइसिस, करप्शन, सिक्योरिटी इश्यूज, गिरती हुई प्रोडक्टिविटी, वैल्यू एडिशन का ना होना, पुअर प्लानिंग, गिरते हुए टैक्स कलेक्शन, पुअर रूल्स एंड रेगुलेशंस और बिजनेस के लिए अच्छा एनवायरनमेंट ना होना शामिल है। ये वो रीजंस हैं जो डे 1 से मौजूद हैं और पाकिस्तान आज एक डेट ट्रैप में फंस चुका है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत बद से बदतर होती चली गई। कई ऐसे ममालिक जो हमारे साथ क़याम में आए और कई तो ऐसे जो हमसे बाद में बने, और आज उन ममालिक की हालत हमसे कई बेहतर है। इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि एक दिन तरक्की याफ्ता और मजबूत पाकिस्तान हम सबको देखना नसीब होगा। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।